नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम आशीष है। तो चलिए अब ये कहानी आशीष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पेशे से एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूं और पिछले लगभग 8 सालों से इसी लाइन में काम कर रहा हूं। वैसे तो मैं अपनी जिंदगी को बहुत सुलझा हुआ और प्रैक्टिकल मानता था, लेकिन एक बार जब इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है जो उसकी सोच से भी परे होता है, तभी पता चलता है कि हमारी सारी प्रैक्टिकलिटी और सारी समझदारी यूं की यूं ही धरी रह जाती है। दरअसल आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, बल्कि ये वो हादसा है जो मेरे साथ वाकई में हुआ था और जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। शायद इसीलिए अब भी जब कोई होटल या गेस्ट हाउस की बात करता है तो वो बात सुनकर ही डर के मारे मेरी रूह कांप उठती है। असल में बात कुछ यूं है कि पिछले साल की बात है, यानी कि यही कोई 2024 के अगस्त महीने के आसपास की बात रही होगी, जब मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम सही चल रहा था। जॉब भी स्टेबल थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी और रिलेशनशिप भी बुरा नहीं कह सकते। दरअसल उस वक्त मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जिसका नाम मायरा था। वही मायरा जिसने मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों के साथ साथ सबसे डरावनी रात भी दी थी। दरअसल मायरा और मेरी मुलाकात एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुई थी, जहां वो एक HR कंसल्टेंट के तौर पर आई थी और मैं उस कंपनी में ट्रेनिंग देने गया था। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, कॉफी, कॉल्स और फिर डेट्स, और फिर पता ही नहीं चला कब हम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब उसने एक दिन मुझसे कहा कि यार, बहुत दिन हो गए, कहीं घूमे नहीं, चलो ना कहीं आउटिंग पर चलते हैं। अब एक बंदा जो खुद भी काम में इतना घुसा हुआ हो और जिसे कहीं बाहर जाने का मन भी कर रहा हो, वो ऐसे मौके को क्यों छोड़ेगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। अब डेस्टिनेशन क्या हो ये तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दरअसल मैं खुद हिमाचल की वादियों का बहुत दीवाना रहा हूं और कसौली का नाम मैंने बहुत बार सुना था, लेकिन कभी गया नहीं था। तो मैंने ही सजेस्ट किया कि चलो कसौली चलते हैं। मौसम भी ठंडा था, अगस्त का एंड और सितंबर की शुरुआत, यानी कि वो टाइम जब वहां ना धूप ज्यादा होती है और न ही बारिश। अब हमने ऑनलाइन एक प्राइवेट गेस्ट हाउस बुक किया जो दिखने में तो बहुत शानदार और क्लासिक लग रहा था, एकदम पुराने जमाने की ब्रिटिश स्टाइल की बिल्डिंग, लेकिन अंदर की सारी फैसिलिटी मॉडर्न थी। गेस्ट हाउस का नाम था हेरिटेज हिल्स कासल और इसका जो मेन फोटो था उसमें एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा दिख रहा था जिसके ऊपर वाइंटेज लैंप जल रहा था और सामने सीढ़ियां किसी महल की तरह बनी हुई थी। ये सब देखकर मायरा भी बहुत एक्साइटेड हो गई और हम दोनों ने 2 रातों के लिए बुकिंग कंफर्म कर दी। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब हम दोनों दिल्ली से कसौली की तरफ निकले। हम अपनी खुद की कार से जा रहे थे क्योंकि हम दोनों को ड्राइव करना बहुत पसंद है और प्लान ये था कि पहले दिन कसौली पहुंचकर थोड़ा घूमेंगे, दूसरे दिन पूरा दिन चिल करेंगे और तीसरे दिन लौट आएंगे। लेकिन जब हम कसौली पहुंचे तब शाम के करीब 5:30 बजे थे और सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। वो पूरा माहौल बेहद खूबसूरत था। हल्की हल्की ठंड, आसमान में हल्के बादल और सड़कों पर छिटपुट लोग, बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में होता है। जैसे ही हमने गेस्ट हाउस के लोकेशन को GPS में फॉलो करते हुए उस रास्ते पर पहुंचा जो थोड़ी सुनसान थी, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम शहर की भीड़ से पूरी तरह बाहर निकल आए हों। उस गेस्ट हाउस का एंट्रेंस एक संकरी सी गलियों से होते हुए जाता था जो धीरे धीरे जंगल जैसे माहौल में बदलती जा रही थी, यानी कि सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में से निकलती संकरी सड़क। लेकिन चूंकि मेरी गाड़ी SUV थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई
और हम उस गेस्ट हाउस तक पहुंच ही गए। गाड़ी से उतरकर जब हमने पहली बार उस गेस्ट हाउस को देखा तो एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। अब देखो, ऐसा नहीं था कि वहां कोई डरावनी चीज दिखी हो या कुछ गलत फीलिंग आई हो, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अजीब भी लग रही थी। उसके लकड़ी के खिड़की दरवाजे, पुरानी दीवारों की गंध और चारों तरफ फैला सन्नाटा, कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया कि तू ज्यादा सोच रहा है। आखिर इतने पैसे देकर जो बुकिंग की है वो कोई हॉरर हाउस नहीं, एक रोमांटिक हेरिटेज स्टे है। जैसे ही हम अंदर गए तो वहां हमें एक मिडिल एज आदमी मिला जिसने अपना नाम नेगी बताया। बोला, मैं ही यहाँ का केयर टेकर हूँ साहब, कोई स्टाफ नहीं है, खाना पीना जो चाहिए वो मैं ही देखता हूँ। उसकी बातें एकदम नॉर्मल थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो थकावट और अजीब सी चुप्पी थी वो मुझे कुछ अजीब सी लगी। फिर भी चूंकि मैं मूड खराब नहीं करना चाहता था तो मैंने उससे सीधे सीधे कमरे की चाबी ली और पूछा कि हमारा कमरा कौन सा है। उसने कहा, साहब ऊपर वाली फ्लोर पर 12 नंबर कमरा है, सब कुछ रेडी है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, 13वां कमरा कभी मत खोलना, वो लोक रहेगा और लोक ही रहना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही कमरा बुक किया था, तो 13वां कमरा क्यों जिक्र में आया। फिर मैंने हंसते हुए उससे पूछा कि क्यों भाई, उसमें कोई खजाना छिपा है क्या। तो वो मुस्कुरा भी नहीं सका, सिर्फ धीरे से सिर झुकाकर बोला, नहीं साहब, वहां कुछ ऐसा है जो अब नहीं होना चाहिए। और उसके इतना कहते ही वो पलटा और वहां से चला गया। अब वो जो उसकी बातें थी ना, उसने भले ही सीधे कुछ ना कहा हो, लेकिन उस वक्त पहली बार मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। खैर, हमने 12 नंबर कमरा खोला। देखा तो एकदम शानदार लकड़ी की फ्लोरिंग, बड़ा सा विंटेज बेड, बगल में फायरप्लेस और खिड़की से दूर दूर तक पहाड़ों का नजारा। मायरा तो खुश हो गई और बोली, यार आशीष, कितना सुंदर है ये सब, बिल्कुल जैसा मैंने इमेजिन किया था। उसकी वो मुस्कान देखकर मेरा डर कहीं दूर चला गया और मैंने सोचा, चलो अब कुछ अच्छा वक्त साथ में बिताया जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो रात सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अब जैसे ही हम दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मैंने कमरे का दरवाजा पीछे से अच्छी तरीके से बंद कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे उस नेगी नाम के आदमी की कही हुई वो बात बार बार याद आ रही थी, जिसमें उसने मुझसे कहा था कि 13वां कमरा कभी मत खोलना। अब पता नहीं उसने ये बात किसी मजाक में कही थी या फिर किसी सीरियस वजह से, लेकिन उस लाइन का असर मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि मुझे उस पूरे गेस्ट हाउस के अंदर उस कमरे के अलावा बाकी कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। हालांकि उस वक्त मायरा मेरे पास थी और उसकी वो बातें, उसकी हंसी और उसकी मौजूदगी मेरे उस डर को थोड़ा हल्का कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो बेचैनी थी वो उस वक्त भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। अब मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठा बैठा अपने जूतों के फीते खोल रहा था। तभी मायरा वॉशरूम से नहा धोकर बाहर आई और बोली, यार आशीष, ये जगह ना सच में बहुत अलग है, मतलब कुछ तो है यहाँ, सुकून भी है, लेकिन थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में उस वक्त जो हल्का सा डर और हल्की सी उत्सुकता थी वो मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर तक खींचने लगी। लेकिन फिर मैंने उस माहौल को और ज्यादा भारी न बनाते हुए उससे कहा कि अरे नहीं बेबी, ये सब तेरे मन का वोम है। हर पुरानी जगह में एक ठंडक होती है और उस ठंडक को तुझे शायद कुछ अजीब सा लग रहा होगा। और फिर तू तो खुद ही कह रही थी ना कि तुझे इस तरह के हेरिटेज हाउस बहुत पसंद है, तो अब डर कैसा। उसकी वो बात सुनकर मैंने उससे कहा और वो भी थोड़ी देर तक चुपचाप मुस्कुराती रही। लेकिन फिर वो मेरी बगल में आकर बैठी और मेरे कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आशीष तू एक बात बता, अगर सच में इस जगह में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तू मुझे छोड़ के तो नहीं भागेगा ना। अब उसकी ये बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर इस गेस्ट हाउस में भूत भी आया तो सबसे पहले उसे तेरी बातों से डर लगने लगेगा, भागेगा वो खुद, हमसे नहीं। मेरी इस बात पर वो हंसी, लेकिन फिर उसके हंसने में भी कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा था। यानी कि वो हंस तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो हल्की सी बेचैनी और डर था वो अब भी पूरी तरह से गया नहीं था। अब जैसे जैसे रात गहराने लगी और बाहर की हवा ठंडी होती गई,
वैसे वैसे कमरे के अंदर एक अजीब सी चुप्पी फैलने लगी थी और उस कमरे के फर्श की लकड़ी जो दिन में शांत थी, अब रात में जैसे अपनी आवाज में कुछ कहना चाह रही थी। यानी कि कभी कभी तो ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के नीचे कोई चल रहा हो, और कभी कभी ऐसा भी लग रहा था जैसे दीवारों से कोई खरोंचने की आवाज आ रही हो। लेकिन अब इतनी देर तक मैं जो अपने मन में उसे वोम समझकर टाल रहा था, अब वो चीज धीरे धीरे मेरी हिम्मत को तोड़ने लगी थी। लेकिन फिर भी मैंने खुद को बहुत समझाया कि तू बेमतलब की चीजों को लेकर पैनिक कर रहा है, और अगर तू इस वक्त डर गया तो तू मायरा को भी डराने लगेगा। और वैसे भी लड़की के सामने मर्दों की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि वो कम से कम उसके सामने डर न दिखाए, भले अंदर से हालत जैसे भी हो। अब जैसे ही रात के 11:30 बजने को हुए और कमरे के अंदर की सारी लाइट्स बंद करके हम दोनों बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगे, उसी वक्त मेरी नींद जैसे आंखों से भाग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक भी अंग थक कर सुस्त नहीं हुआ हो, बल्कि उल्टा जैसे मेरा दिमाग और शरीर दोनों और ज्यादा अलर्ट हो गए थे। और तभी कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मायरा की सांसों की आवाज हल्की हो गई थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि वो सो चुकी हैं। लेकिन मैं अब भी आंखें फाड़कर छत को देख रहा था और बार बार बस एक ही चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो 13वां कमरा। अब उस कमरे का दरवाजा हमारे कमरे के ठीक सामने वाले कॉरिडोर में था, और जिस वक्त हम ऊपर के फ्लोर से गुजरे थे तो उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लेकिन उस ताले के ऊपर की दीवार पर एक नाम लिखा हुआ था, मधुमालती। अब उस वक्त तो मैंने उस नाम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उस नाम को लेकर सोचने लगा तो लगा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना है, जैसे कहीं सुना हुआ हो। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये नाम मैंने पहले कहां सुना था। अब रात करीब 12 बजने वाले थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही कमरे के कोने में रखी उस वुडन चेयर से एक हल्की सी छर्र की आवाज आई तो मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठ गया हो या फिर खिसक गया हो। लेकिन जब मैंने उस ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मन में अब यह बात बैठ चुकी थी कि यहां कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारे आसपास जरूर है। अब मैं खुद को बार बार ये समझा रहा था कि सब नॉर्मल है, और तुझे ये सब चीजें सिर्फ इसलिए महसूस हो रही हैं क्योंकि तू खुद डर के माहौल में सोच रहा है। लेकिन जितना मैं खुद को समझा रहा था उतना ही मेरा डर और बढ़ रहा था। और तभी एक और चीज हुई जिसने मेरी रूह को अंदर से सर्द कर दिया। दरअसल मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, और उस खिड़की की परछाई में मुझे लगा कि कोई लड़की उस खिड़की के बाहर खड़ी है। लेकिन वहां बाहर तो कोई बालकनी भी नहीं थी, तो फिर कोई उस खिड़की के सामने खड़ा कैसे हो सकता है। अब उस चीज को देखकर मेरे जिस्म में जैसे एक बर्फ की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उस वक्त मैं एकदम सुन्न पड़ा रहा, ना सांस ले रहा था और ना हिल रहा था, बस उस खिड़की को देखता रहा। और फिर अगले ही पल वो परछाई धीरे धीरे नीचे झुकने लगी, जैसे वो उस खिड़की से झांक रही हो, और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई। अब जैसे ही वो परछाई उस खिड़की से झांकती हुई धीरे धीरे नीचे की ओर सरकती है, तो मेरे अंदर उस पल जो डर बैठता है उसकी वजह से मैं उस बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ अपने कंबल को मुंह तक खींच लेता हूं और अपने दिमाग को बार बार यही समझाता हूं कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही होंगी, या हो सकता है ये जो खिड़की है इस पर कोई परछाई पड़ी हो। लेकिन उस पल उस डर की वजह से मैं इतना सुन्न हो चुका था कि अपने बगल में लेटी हुई मायरा की सांसें तक सुनाई दे रही थी, और मुझे लग रहा था जैसे मेरी हृदय की धड़कन मेरे गले में आकर अटक गई हो। लेकिन फिर मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे से उठकर कमरे के उस कोने तक जाता हूं जहां वो खिड़की है, और बाहर झांकने की कोशिश करता हूं, लेकिन बाहर अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। उस पल मुझे खुद को भी इस बात का यकीन नहीं होता कि जो कुछ मैंने अभी देखा वो सच था या फिर सिर्फ मेरा वोम। लेकिन जैसे ही मैं खिड़की से हटकर वापस बिस्तर की ओर मुड़ता हूं तो मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जो कि अंदर से मैंने खुद बंद किया था। लेकिन अब वो हल्का सा खुला हुआ था और दरवाजे के किनारे से एक ठंडी सी हवा की लहर कमरे के अंदर आ रही थी। अब उस वक्त मैंने एक पल के लिए अपने आप से यही सवाल पूछा कि अगर ये दरवाजा मैंने बंद किया था तो अब ये खुला कैसे है। और जब मैंने मायरा से इस बारे में पूछा तो वो आधी नींद में बोली कि शायद तुमने सही से लॉक नहीं किया होगा। अब उस वक्त उसकी बात सुनकर मैंने भी खुद को यही कहा
कि हाँ, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, और फिर वापस जाकर मैंने उस दरवाजे को अच्छे से बंद करके लॉक कर दिया। लेकिन तभी मुझे दरवाजे के दूसरी ओर से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आती है, और फिर एकदम अचानक से उस 13वें कमरे की तरफ से जैसे किसी ने खींचकर लकड़ी का फर्श रगड़ा हो, वैसी घसीटने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, और उस पल मैं खुद को अंदर से जैसे पूरी तरह जकड़ता हुआ महसूस करता हूं। यानी कि मेरा शरीर तो वही बिस्तर पर खड़ा रह जाता है, लेकिन मेरे अंदर से जैसे पूरी जान ही खिसक जाती है। अब मैं अपनी जगह से हिल तो नहीं रहा था, लेकिन मेरी नजर दरवाजे की तरफ गड़ी हुई थी। और तभी मायरा उठकर मुझसे कहती हैं कि आशीष, तू अब तक सोया क्यों नहीं? क्या कुछ अजीब लग रहा है? तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। फिर जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा काबू में किया तो सोचने लगा कि अगर इस वक्त कोई आवाज मुझे 13वें कमरे से सुनाई दे रही है तो क्या सच में उस कमरे के अंदर कोई है? और अगर वो कमरा लॉक है तो फिर अंदर से कोई आवाज क्यों आ रही है? अब ये सब सवाल मेरे दिमाग में एक तूफान की तरह चल रहे थे। लेकिन उस वक्त जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अब ये महसूस हो रहा था कि हम इस गेस्ट हाउस में अकेले नहीं हैं। और चाहे वो नेगी की चेतावनी हो, या ये खिड़की वाली परछाई, या फिर 13वें कमरे से आती आवाजें, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ लग रहा था। और फिर करीब आधा घंटा और बीत गया। रात अब 1:20 हो चुके थे। बाहर का माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था, और कमरे के अंदर की हवा भी अब थोड़ी भारी लगने लगी थी। तभी एकदम से कमरे की लाइट जो हमने ऑफ कर रखी थी वो अपने आप फ्लिकर करने लगी, और 2 बार हल्की जलती बुझती हुई फिर खुद ब खुद जल गई। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि हो सकता है गेस्ट हाउस की वायरिंग पुरानी हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। लेकिन सच कहूं तो अब वो सब तर्क मुझे खुद के झूठ लगने लगे थे, क्योंकि हर चीज बहुत साफ तौर पर किसी डरावने प्लान का हिस्सा लग रही थी। फिर मैं वापस जाकर बिस्तर पर लेट जाता हूं और अपने सिर पर चादर डालकर सोने की कोशिश करता हूं। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे की दीवार पर पड़ती है, जहां एक पुराना फोटो फ्रेम लगा हुआ है, और उस फ्रेम में एक महिला की तस्वीर है जो कि बिल्कुल किसी पुरानी जमाने की दुल्हन की तरह दिखती है। उसका चेहरा पूरी तरह साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी और खासकर उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो कमरे में हर तरफ देख रही हों। मैंने उस फ्रेम को पहले कभी गौर से नहीं देखा था, लेकिन अब जैसे वो खुद ही मेरी तरफ आकर्षित कर रहा था। मैं उस तस्वीर को घूरता रहा, और जितना देर तक मैं उसे देखता गया उतना ही मेरा शरीर अंदर से और भारी होता गया। यानी कि मेरी छाती पर जैसे किसी ने कोई पत्थर रख दिया हो, और मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। अब उस वक्त मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस तस्वीर को क्यों देख रहा हूं, लेकिन मेरी नजर उससे हट भी नहीं पा रही थी। और तभी उस तस्वीर की आंखों से एक हल्की सी लाल चमक सी निकलती है, और वो तस्वीर जैसे हल्का सा हिलती है। अब ये सब देखकर मेरी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मैंने बिना कुछ बोले ही अपने सिर पर तकिया मार लिया और आंखें बंद कर ली। लेकिन उस वक्त अंदर से एक बात बार बार मुझे खा रही थी कि क्या वाकई इस जगह पर कुछ ऐसा है जिसे देख पाना या महसूस कर पाना आसान नहीं है, लेकिन वो अब खुद को दिखाने के लिए सामने आ रहा है। अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास उस वक्त नहीं था, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि जितनी जल्दी हो सके इस गेस्ट हाउस को छोड़ देना ही बेहतर होगा। और जब सुबह हुई तो मैं उठते ही सबसे पहले नीचे जाकर नेगी से मिलना चाहता था, ताकि उससे उस 13वें कमरे के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। लेकिन जब मैं नीचे गया तो वहां ना नेगी था, ना किचन में कोई हलचल, और ना ही गेस्ट हाउस में किसी और की आहट। अब एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद वो किसी बाहर के काम से गया हो, लेकिन जैसे ही मैं गेस्ट हाउस के रजिस्टर के पास गया जहां गेस्ट्स की एंट्री होती है, तो वहां सिर्फ मेरा और मायरा का नाम लिखा था, जबकि यह गेस्ट हाउस दिखने में इतना बड़ा था कि कम से कम 10 से 12 कमरे तो उसमें थे, और वो सारे कमरे भी लोग थे। यानी कि पूरे गेस्ट हाउस में सिर्फ हम दोनों ही मौजूद थे। अब उस वक्त मुझे ये बात साफ साफ समझ में आ गई थी कि हम दोनों को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाया जा चुका है, और जो डर मैं कल से महसूस कर रहा था वो डर अब असलियत में हमारे सामने अपने पूरे रूप में आने वाला है। अब जब मैं उस पूरे गेस्ट हाउस को नीचे से ऊपर तक एक बार फिर देखने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आ रहा था
कि कहीं हमसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। यानी कि एक ऐसी जगह जो दिखने में तो शानदार है, पर जिसमें रुकने वाला और कोई भी नहीं है, जिसमें स्टाफ भी एक ही आदमी है और वो भी सुबह होते ही बिना बताए गायब हो जाता है। तो क्या अब भी मैं इस बात को इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज करूं? दरअसल मुझे अब ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी कि ये गेस्ट हाउस जितना बाहर से सुंदर दिखता है, उतना ही अंदर से डरावना और रहस्यमयी है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि अगर मैं इस वक्त मायरा को जाकर ये सारी बातें बताता तो उसका डर और बढ़ जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले खुद थोड़ी और जानकारी जुटा लेता हूं, ताकि अगर कुछ गलत होता है तो हम दोनों एक साथ यहां से निकल सकें। अब उस वक्त मेरी हालत कुछ वैसी थी जैसे किसी कुएं में उतरने से पहले उसके पानी की गहराई नापी जा रही हो, परंतु डर ये था कि कहीं ये कुआं बहुत गहरा ना निकल जाए। अब ये सोचकर मैंने सबसे पहले उस कॉरिडोर की तरफ जाना ठीक समझा जहां पर वो 13वां कमरा था, यानी कि वही कमरा जिसके बारे में कल नेगी ने साफ तौर पर मुझे चेतावनी दी थी कि कभी मत खोलना। लेकिन अब जब मैंने वहां पहुंचकर उस कमरे की तरफ देखा तो वहां पहले जैसा ताला नहीं था। दरवाजा अब भी बंद था, किंतु ताले की जगह खाली थी, जैसे उसे किसी ने खोल दिया हो और फिर से बंद कर दिया हो। अब यह देखकर मेरी रूह जैसे शरीर से निकलने लगी। यानी कि एक वो जगह जो पूरी रात मेरे मन में खौफ का कारण बनी रही, अब उस जगह की सबसे अहम सुरक्षा ही गायब थी। अब मैंने धीरे से जाकर उस दरवाजे के हैंडल को पकड़कर हिलाया, लेकिन वो बंद था, यानी कि सिर्फ ताला हटाया गया था। दरवाजा अब भी अंदर से लॉक था। यह देखकर थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन सवाल यह था कि वो ताला किसने हटाया, और अगर वो किसी ने जानबूझकर हटाया है तो क्यों? अब जब मैंने उस 13वें कमरे की दीवारों को गौर से देखना शुरू किया तो वहां एक बहुत ही हल्के काले रंग में कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, जो पहली नजर में तो किसी कीड़ों के निशान जैसे लगते थे, लेकिन जब उन्हें हाथ लगाकर महसूस किया तो वो किसी ने लकड़ी को जलाकर बनाए थे। यानी कि जलने की गंध भी वहां से अब भी महसूस हो रही थी, और दीवार पर उकेरे गए वो निशान कुछ खास पैटर्न में बने थे, जैसे कोई मंत्र या तांत्रिक चक्र हो। अब उस वक्त मैं ये सब देखकर एकदम से दिमाग से सुन्न पड़ गया था, क्योंकि अब तक जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था, और अब मेरे अंदर का डर सिर्फ आवाजों या परछाइयों तक सीमित नहीं रहा था, अब वो असली रूप लेने लगा था। अब मैं वहां से लौटकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर ऊपर की दीवार पर एक बहुत ही पुरानी तस्वीर पर पड़ी, और जब मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा तो उसमें जो औरत दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल वही चेहरा था जो रात को उस खिड़की की परछाई में मैंने देखा था। यानी कि वो महिला मधुमालती ही थी, क्योंकि तस्वीर के नीचे उसी का नाम बहुत हल्के अक्षरों में लिखा हुआ था, मधुमालती राठौर 1924। अब उसके नीचे एक और लाइन थी, जिन्हें दुल्हन की तरह सजाकर आग में झोंक दिया गया। अब ये पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी थी कि जो कुछ भी हम दोनों के साथ हो रहा था वो कोई वोम या डर नहीं था, बल्कि उस जगह पर किसी की आत्मा अब भी मौजूद है, और वो हमें देख रही है, हमारा पीछा कर रही है। अब मैं जैसे ही वापस अपने कमरे में गया तो देखा कि मायरा अब भी बिस्तर पर बैठी हैं, और उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बन गए हैं, जैसे पूरी रात वो सो नहीं पाई हो। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या नींद नहीं आई, तो उसने मुझसे कहा कि आशीष, रात को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास आकर बैठा हो। किसी ने मेरी छोटी पकड़ी और धीरे धीरे उसे सहलाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास कुछ बोल रहा हो, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो कोई नहीं था। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि रात को जिस वक्त मैंने वो परछाई खिड़की पर देखी थी, उस वक्त मायरा मेरी बगल में ही सो रही थी, और शायद जो मैंने देखा वो वही था जो उसे महसूस हुआ। अब उसके ऐसा कहने पर मैंने बिना कुछ छिपाए उसे सब कुछ बता दिया। वो 13वां कमरा, नेगी की बात, तस्वीरें, खिड़की पर खड़ी परछाई और वो दरवाजे के बाहर की आवाजें, ये सब सुनकर मायरा की आंखें भर आईं, और उसने मुझसे कहा कि आशीष, हमें यहां से अभी इसी वक्त निकल जाना चाहिए। मैं एक पल भी इस गेस्ट हाउस में और नहीं रह सकती। अब उसके चेहरे की हालत देखकर मैं खुद भी वहां से निकलने का फैसला कर चुका था, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि हम जिस रास्ते से आए थे वो पूरी तरह से सुनसान था।
और गाड़ी लेकर गेस्ट हाउस के अंदर तक आने वाला सिर्फ वही एक रास्ता था। मैंने नीचे जाकर देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। यानी कि अब हमें वहां से निकलने से पहले नेगी को ढूंढना जरूरी था, लेकिन वो अब तक कहीं भी नहीं दिखा था। अब इस हालत में मैं वही लोभी में बैठकर ये सोचने लगा कि आखिर हम दोनों इस जगह में फंसे कैसे और क्यों। और तभी अचानक से मुझे मेरी पीठ पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। अब जब मुझे अपनी पीठ पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ तो एक पल के लिए तो मेरी सांस जैसे बंद हो गई, परंतु जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां नेगी खड़ा था, वही आदमी जिसने कल हमें चुपचाप चेक इन कराया था और फिर पूरी रात गायब रहा था। अब उसे देखकर मन में गुस्सा भी था, डर भी था और सबसे ज्यादा सवाल थे। लेकिन उस वक्त सबसे पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वो यही था, तुम कहां चले गए थे? मेरे ये पूछते ही वो मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से देखने लगा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं यहीं था साहब, लेकिन अगर कुछ देख लिया हो या महसूस कर लिया हो तो अब कुछ भी पूछने से पहले ये जान लीजिए कि उस 13वें कमरे का ताला अगर खुल चुका है तो अब आप दोनों चाहकर भी यहां से नहीं जा सकते। अब उसके ऐसा कहने पर मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वो खुद ही आगे बोलने लगा। बोला, आप जो जानना चाहते हैं मैं सब बता देता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ था। उसकी चीखें इन दीवारों में आज भी कैद हैं। अब उसकी बात सुनकर मैं और मायरा दोनों वहीं लोभी में उसके पास बैठ गए और उसने जो कहानी सुनाई वो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दरअसल इस गेस्ट हाउस की शुरुआत 1919 के आसपास एक अंग्रेज मेजर ने की थी। उस वक्त इसे कसौली हेरिटेज लॉज कहा जाता था और यहां ब्रिटिश अफसर अपनी छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन जब अंग्रेज गए तो इस जगह को एक राजा ने खरीद लिया। नाम था विक्रम सिंह राठौर और उसी राजा की बेटी थी मधुमालती। उसके बारे में नेगी ने जो बातें बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोला, साहब, मधुमालती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस लड़की की किस्मत बहुत खराब थी। उसकी शादी एक बड़े राजघराने के वारिस से तय की गई थी। नाम था जयंत सेन। अब जब नेगी ने यह नाम लिया तो मेरे मन में एक झटका सा लगा, क्योंकि मायरा का एक पुराना बॉयफ्रेंड भी इसी नाम से था और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। इसके बाद नेगी फिर बोला, शादी के बाद सुहाग रात के दिन ही जयंत ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर मधुमालती को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके शरीर के ऊपर एक ऐसा अनुष्ठान किया गया जिसमें नरबली की तरह उसे जिंदा जलाया गया था। और वो कमरा वही 13वां कमरा था। उसी रात यहां से उठी उसकी चीखें आज भी पूरी बिल्डिंग में गूंजती हैं। अब ये सुनकर मेरे हाथ पैर जैसे थम गए थे और उस वक्त मायरा का चेहरा भी पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ सूखने लगे थे और आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, आशीष, तूने सुना? मैंने बस गर्दन हिलाई, पर अंदर से मैं पूरी तरह हिल चुका था। अब नेगी की बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उसने आगे कहा, उस दिन के बाद से जो भी कपल उस 13वें कमरे के पास रुका, उन दोनों में से कोई एक जिंदा नहीं बचा और जो बचा वो पागल हो गया। अब ये सुनते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर सीधा सवाल किया, तो फिर तुमने हमें यहां रुकने ही क्यों दिया? इस पर वो बोला, मैं रोकना चाहता था साहब, लेकिन जो इस जगह के मालिक हैं वो अब इस आत्मा के कर्ज में हैं। अगर यहां कोई न रुके तो इस गेस्ट हाउस को चैन नहीं मिलता। और फिर अब ताला खुल चुका है, यानी कि अब कहानी दोबारा शुरू हो चुकी है। अब ये सुनकर मेरे शरीर से जैसे जान निकलने लगी। मैंने मायरा की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे उसे चक्कर आ गया हो। मैंने फौरन उसे पानी लाकर पिलाया और वहीं लोभी के कोने में बैठा दिया। अब यह देखकर नेगी ने मुझे एक सलाह दी। बोला, आज रात 7:30 बजे 11 से पहले इस जगह को छोड़ दो साहब, वरना फिर जो होगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। और अगर नहीं जा सकते तो 13वें कमरे की तरफ मत देखना, नहीं तो। अब उसके इतना कहते ही एक जोर की आवाज उस कॉरिडोर की तरफ से आई, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ मारा हो। हम तीनों उधर देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। अब मैंने नेगी से कहा कि हम निकलते हैं, गाड़ी में बैठकर नीचे चलेंगे, पर उसने सिर्फ एक लाइन बोली, गेट लॉक हैं साहब,
और उस चाबी सिर्फ उसी के पास है जिसने ताला खोला। अब यह सुनकर मैंने गुस्से में उससे कहा, मतलब अब हम यहां फंस चुके हैं? तो उसने सिर झुका लिया और फिर कुछ नहीं बोला। अब जब नेगी ने मुझसे कहा कि ताला उसी के पास है जिसने 13वां कमरा खोला है, तो एक पल के लिए मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसमें जो डर था ना, वो एकदम साफ बता रहा था कि अब हम किसी इंसान की नहीं, किसी और की मर्जी पर टिके हुए हैं। यानी कि अब हमारे आने जाने का फैसला ना तो हमारे हाथ में था और ना ही किसी केयर टेकर के, बल्कि उस आत्मा के हाथ में था जो इस गेस्ट हाउस की दीवारों में बंद नहीं बल्कि अब खुले में घूम रही थी। अब यह समझने के बाद मैंने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे सीधा ऊपर अपने कमरे में ले गया। और जैसे ही हम दोनों कमरे के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले मैंने दरवाजा पीछे से बंद किया और कुंडी लगा दी। उसके बाद मैं खिड़की की तरफ गया तो देखा कि बाहर का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो चुका है और हवाओं की आवाज अब अंदर कमरे में बहुत साफ सुनाई दे रही है, जैसे कोई किसी का नाम पुकार रहा हो। अब उस वक्त मायरा की हालत कुछ ऐसी थी कि वो बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर डर ऐसा चिपक गया था जैसे कोई मास्क हो। मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं यहीं हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे खुद के शब्द उस वक्त मुझे खोखले लग रहे थे, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। अब ये सब सोचते हुए जैसे ही मैंने दीवार की तरफ देखा तो वही मधुमालती की तस्वीर एक अजीब सी रोशनी में चमक रही थी। यानी कि कमरे की कोई भी लाइट ऑन नहीं थी, फिर भी उस फ्रेम से हल्की सी सफेद सी रोशनी निकल रही थी और उसमें जो चेहरा था वो अब पहले जैसा नहीं था। अब वो औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी वो मुस्कान ऐसी नहीं थी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द को चेहरे पर चिपकाकर खुश होने का नाटक कर रहा हो। अब ये देखकर मेरा बदन पूरी तरह ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। और तभी मुझे कमरे के बाहर से फर्श पर चलते हुए कदमों की आवाज आने लगी, बिल्कुल धीमी लेकिन बहुत साफ, जैसे नंगे पांव कोई चल रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे हमारे दरवाजे तक आई और फिर वहीं रुक गई। अब मैं दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि दरवाजे के नीचे से एक लाल रंग की परछाई सी गुजरती हुई दिखी, जैसे कोई आग की लपट वहां से गुजरी हो। अब ये देखकर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली, पर मैंने मायरा को पकड़ा और कहा कि अब हम यहां एक पल भी नहीं रुक सकते, कुछ करना होगा। तो वो मेरी तरफ देखती रही और धीरे से बोली कि अब हमें जो करना है एक साथ करना है, फिर चाहे वो भागना हो या लड़ना। अब उसके ऐसा कहने पर मैंने कमरे की लाइट ऑन की और अपने बैग से गाड़ी की चाबी निकाली और बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो गेट बंद है तो मैं उसे तोड़ दूंगा, लेकिन अब इस घर में और एक रात नहीं रुकूंगा। फिर जैसे ही हम दोनों नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो एक पल के लिए मेरी नजर 13वें कमरे के दरवाजे पर गई और वहां जो लिखा हुआ था वो पहले नहीं था। यानी कि पहले वहां सिर्फ कमरा नंबर 13 लिखा था, लेकिन अब वहां खून जैसे रंग से लिखा हुआ था, स्वागत है दुल्हे राजा। अब ये देखकर मैं वहीं रुक गया और मायरा ने जब मेरी आंखों का फोकस उस दरवाजे की तरफ देखा तो उसने भी पीछे मुड़कर देखा और फिर वो चिल्ला पड़ी। अब उसकी चीख ऐसी थी जैसे किसी के अंदर से जान खींच ली गई हो। मैं पीछे भागकर उसके पास पहुंचा तो देखा कि उसकी आंखें उलट चुकी थी और वो कुछ बड़बड़ कर रही थी। उसके मुंह से निकल रहा था, वो आ चुकी हैं, वो अपना हिस्सा मांग रही हैं, उसने मेरा नाम लिया है, उसने कहा है कि अब तुझे जाना होगा। अब ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यानी कि अब मधुमालती सिर्फ दीवारों में या खिड़कियों पर नहीं थी, अब वो मायरा के अंदर उतर चुकी थी और उसके जरिए मुझसे बात कर रही थी। मैंने फौरन उसे पकड़कर झकझोरा, लेकिन वो आंखें बंद करके वहीं दोहराए जा रही थी, अब तुझे जाना होगा, अब तेरा वक्त आ गया है। अब उस वक्त मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने मायरा को उसी हालत में बगल में रखा और सीधा नीचे की ओर भागा। मैं नीचे गया और गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा कि गाड़ी की खिड़कियां पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं और उसके अंदर धुंध जैसा कुछ फैला हुआ है। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर से एक बहुत तेज ठंडी हवा निकली और ड्राइवर सीट पर जो दिखा वो देखकर मेरी हालत पत्थर सी हो गई। यानी कि गाड़ी की सीट पर वही चेहरा बैठा था जो तस्वीर में था, मधुमालती, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं चीख कर पीछे हटा और फिर मेरी आंखों के सामने
अंधेरा छा गया। अब जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरे कानों में जो आवाज पड़ी वो मायरा की थी। वो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी और उसका मुंह सूख चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें अब भी पूरी तरह बंद थीं, यानी कि वो अब भी होश में नहीं थी। लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी और की थी। उसमें वो लहजा, वो आवाज मेरी मायरा की नहीं लग रही थी। मैं जैसे ही उसके पास गया तो उसने मेरी तरफ देखकर एकदम धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, अब दरवाजा खोलो, उसे इंतजार है बहुत सालों से। अब ये सुनकर मेरी सांसें जैसे रुक गई, क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये मायरा नहीं बोल रही थी, बल्कि जो भी आत्मा उसके शरीर में उतर चुकी थी वही उसके जरिए मुझसे बात कर रही थी। अब उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर चुका था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि कमरा नंबर 13 को अब खोले बिना यह सब खत्म नहीं होने वाला। यानी कि अब इस पूरे खेल का केंद्र वही दरवाजा था और शायद उसी के अंदर उस डर की असली जड़ छुपी हुई थी। अब मैंने मायरा को एक बार फिर पानी पिलाया, लेकिन उसने मुंह फेर लिया और फिर से वही दोहराने लगी, अब देर मत करो, अब देर नहीं होनी चाहिए। अब उसके ऐसा कहने पर मैं कमरे से बाहर निकला और सीधा उस कॉरिडोर की तरफ गया जहां कमरा नंबर 13 था। अब इस बार जब मैंने उस दरवाजे को देखा तो वहां वो लाल रंग की खून जैसी लिखावट और भी गाढ़ी हो चुकी थी, स्वागत है दूल्हे राजा। और अब उसके नीचे एक और लाइन जुड़ चुकी थी, वध की रात आई है। अब इस सब को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं खुद को लाख समझा रहा था कि यह सब एक प्लान हो सकता है, कोई डराने की स्कीम, कोई खेल। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था वो किसी भी इंसान की ताकत से बाहर था। अब मैंने एक बार फिर उस दरवाजे के हैंडल को पकड़कर घुमाया और इस बार वो दरवाजा खुद ही धीमे से खुल गया, यानी कि ना ताला, ना कुंडी और ना ही किसी चाबी की जरूरत। बस जैसे किसी ने अंदर से उसे मेरे लिए खोला हो। अब दरवाजा खुलते ही जो हवा मेरे चेहरे से टकराई वो इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी फ्रीजर में खड़ा हूं। और सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी हर चीज साफ दिख रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का पुराना पलंग था जिस पर एक लाल जोड़ा रखा हुआ था और उसके ठीक ऊपर छत से एक झूमर लटक रहा था जिसमें लगी लाइटें खुद ब खुद जल रही थीं। अब उस कमरे में घुसते ही मुझे जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, यानी कि मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी खिंचाव से उस कमरे में खींचा चला जा रहा था। और जब मैं उस पलंग के पास पहुंचा तो वहां रखा हुआ वो लाल जोड़ा एकदम से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। और तभी उस पलंग के ठीक पीछे दीवार पर एक परछाई उभरने लगी जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में वो परछाई मधुमालती के रूप में मेरे सामने आ गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही जली हुई त्वचा और वो लाल जोड़ा अब उसी के शरीर पर था। अब उसे देखकर मेरे शरीर का एक एक अंग जैसे जम गया। वो मेरी तरफ देख रही थी और उसके होंठ हिलने लगे। बोली, मैं सजा पूरी कर चुकी हूं, अब मेरा वक्त आ गया है, अब मुझे तुम्हारा हिस्सा चाहिए। अब उसके ऐसा कहते ही कमरे की सारी चीजें हिलने लगी जैसे कोई तूफान अंदर आ गया हो। और तभी मायरा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन वो चल रही थी जैसे किसी और की डोर से बंधी हो। और उसने आकर मधुमालती के सामने खुद को रोक दिया। फिर मधुमालती ने मेरी तरफ देखा और बोली, इस बार कोई नहीं बचेगा, ना वो ना तू। अब मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उस कमरे की छत से खून की कुछ बूंदें गिरनी शुरू हो गईं और वो बूंदें मायरा के सिर पर गिरते ही उसने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वो बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं और शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अब मैंने आखिरी बार मधुमालती की तरफ देखा और उससे बस एक बात कही, अगर तुझे अपना हिसाब पूरा करना है तो मुझे ले ले, लेकिन इसे छोड़ दे। अब यह सुनकर वो कुछ सेकंड मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में जो जलन थी वो थोड़ी कम हुई और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और बोली, तेरी ये बात मैं मान लेती हूं, लेकिन मेरी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अब भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जो उजागर होना बाकी है। इतना कहकर वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे की लाइटें एकदम बंद हो गईं और फिर अचानक से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं जमीन पर मायरा को लेकर वहीं बैठा रहा और फिर मेरी आंखों के सामने सब काला पड़ने लगा, जैसे मेरी चेतना अब साथ छोड़ रही हो। अब जब मेरी आंख दोबारा खुली
तो खिड़की से आती हल्की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी और पहली चीज जो महसूस हुई वो थी सिर के अंदर तेज दर्द और पूरे शरीर में अजीब सा जकड़ाव, जैसे मैं कई घंटों से किसी भारी बोझ के नीचे दबा रहा हूं। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन रोशनी से बचने के लिए तुरंत बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद जब होश थोड़ा सही हुआ तो देखा कि मैं उसी गेस्ट हाउस के लोभी वाले सोफे पर पड़ा हुआ था और सामने वाली मेज पर एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था, अब भी अगर जानना चाहते हो कि मधुमालती की आत्मा क्यों शांत नहीं हुई तो कसौली पोस्ट ऑफिस के पीछे वाले पुराने कुएं के पास आ जाना, दोपहर से पहले। अब ये पढ़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ने लगी। यानी कि अब सिर्फ डर की बात नहीं रह गई थी, अब लगने लगा था कि कोई है जो चाहता है कि मैं इस रहस्य को पूरी तरह समझूं, और शायद तभी मुझे जिंदा छोड़ा गया। अब मैं एकदम से उठा और ऊपर की तरफ भागा जहां मायरा थी। कमरे में घुसते ही देखा कि वो बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थी। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने धीरे से पास जाकर उससे पूछा कि कैसी तबीयत है, तो उसने धीरे से गर्दन हिलाई और कहा कि मुझे याद नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरी नींद में कोई बार बार मुझसे कुछ कह रहा था, बार बार वही नाम, जयंत जयंत। अब उसके ऐसा कहने पर मैं समझ गया कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली दरवाजा खुलने वाला है। मैंने उसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, कुछ जानने की कोशिश करूंगा और फिर हम दोनों यहां से निकलेंगे। उसने मुझे पकड़कर बस एक बात कही, अब तू अकेला मत जाना, कुछ तो है जो तुझसे जुड़ चुका है। उसके उस डर में सच्चाई साफ झलक रही थी, लेकिन अब मुझे यह जानना ही था कि मधुमालती के साथ क्या हुआ था और क्यों उसकी आत्मा अब भी इस गेस्ट हाउस में बसी हुई है। अब मैं सीधा कसौली के पुराने हिस्से की तरफ गया, जहां वो पोस्ट ऑफिस था, जो अब खंडहर जैसा बन चुका था। वहां पहुंचकर जब मैंने इधर उधर देखा तो पीछे वाले बगीचे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखा, जिसकी आंखें एक तक किसी पुराने पेड़ को घूर रही थीं। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या आप ही ने यह चिट्ठी छोड़ी थी? तो उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, तू वही है ना जो गेस्ट हाउस में ठहरा है, वही जिसने कमरा नंबर 13 खोला। अब उसके मुंह से यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने वो दरवाजा खोला था, लेकिन वो आदमी जैसे सब जानता था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और बोला, मैं श्याम दत्त हूं, कभी राजा राठौर की अदालत में क्लर्क हुआ करता था। मैंने देखा है वो रात जब मधुमालती को साड़ी में लपेटकर कमरे में डाला गया था। मैंने सुना था उसकी चीखें और मुझे आज तक नींद नहीं आती। अब उसकी बातें सुनते ही मेरा मन और भारी हो गया। मैंने उससे पूछा कि यह सब हुआ क्यों था, किसने किया? तो उसने बताया कि जयंत सेन दरअसल एक तांत्रिक कुल का वंशज था और मधुमालती से शादी उसी ने नहीं की थी, बल्कि उसके पीछे के कुल पुरखों की आत्माओं ने उस शादी की योजना बनाई थी। वो शादी नहीं थी, एक रक्त अनुष्ठान था, जिसमें राठौर वंश की आखिरी बेटी की बलि दी जानी थी, ताकि एक शापित तांत्रिक आत्मा को आजादी मिल सके। अब उसके ऐसा बताने पर मेरे अंदर की सारी हिम्मत जैसे कांच की तरह टूट गई, क्योंकि अब जो कहानी सामने आ रही थी वो सिर्फ एक भूतनी की नहीं थी, बल्कि 100 साल पुरानी काल क्रिया से जुड़ी थी। और अब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो बस एक सिलसिला था उस अधूरी आत्मा को पूरी करने का। श्याम दत्त ने कहा कि तेरे अंदर अब उसकी छाया लग चुकी है, और अगर तुझे इस खेल से बाहर निकलना है तो तुझे उस आखिरी गवाह को खोजना होगा जो आज भी जिंदा है। वो है राजा राठौर की वसीयत पढ़ने वाला वकील, नाम है गौतम राही, और वो कसौली के ऊपर वाले हिस्से में एक पुरानी कोठी में अकेला रहता है। लेकिन आजकल वो किसी से मिलता नहीं, क्योंकि वो भी उस रात के बाद पागल हो चुका है। अब कहानी का अगला किरदार गौतम राही था, और मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उसके पास जाने के। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं उसके दरवाजे पर जाऊंगा तो वो मेरे लिए कौन सा सच खोलने वाला है। अब जब मैं श्याम दत्त की बताई उस कोठी की तरफ बढ़ा जहां वकील गौतम राही रहता था, तो रास्ता एकदम सुनसान और पत्थरों से भरा हुआ था। कसौली की ऊंचाई पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां नेटवर्क गायब हो जाता है और आवाज दूर तक जाती भी नहीं है। अब मैं उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता गया तो आसपास का माहौल और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। पेड़ एक दूसरे से झुके हुए जैसे किसी चीज को ढकने की कोशिश कर रहे हों, और हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी
कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। अब जब मैं उस कोठी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी हालत किसी वीरान हवेली जैसी थी। दरवाजा पूरी तरह पुराना, जंग खाया हुआ और उस पर जगह जगह छालों जैसे उभरे निशान थे। एक छोटा सा बोर्ड बाहर लटका था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, एडवोकेट गौतम राही, सेवानिवृत्त। अब दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई जानवर या कुछ और न हो, क्योंकि ये जगह अब इंसानों की लग ही नहीं रही थी। फिर धीरे से मैंने दरवाजा खटखटाया और कुछ सेकंड बाद अंदर से एक बेहद धीमी सी आवाज आई, खुला है। अब जब मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला तो अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर कोने में एक लाल रंग का बल्ब जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वहां हर तरफ पुराने केस फाइल्स, अखबार की कतरने और धूल से ढकी अलमारियां थीं, और उसी कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, पर चेहरा अब भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी सच्चाई को अंदर से अब तक पकड़े हुए हों। मैंने जब पास जाकर खुद को आशीष बताया और कहा कि मैं मधुमालती, राठौर और कमरा नंबर 13 के बारे में जानने आया हूं, तो उसने पहले मेरी तरफ देखा नहीं बल्कि अपनी सूखी आवाज में सिर्फ एक बात बोली, तुझे बहुत देर हो चुकी है। अब उसके ऐसा कहने पर मैंने थोड़ा और धैर्य रखकर उससे कहा कि अगर आप सच जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, वरना यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अब उसने एक गहरी सांस ली और बोला कि जब राजा विक्रम सिंह राठौर ने अपनी बेटी मधुमालती की शादी जयंत सेन से तय की थी, तब उसे खुद नहीं पता था कि वो किस कुल में अपनी बेटी को भेज रहा है। जयंत का खानदान सिर्फ बाहर से रॉयल था, लेकिन असल में वो एक तांत्रिक वंश से था, और उनके पूर्वजों ने 155 साल पहले एक ऐसा अनुष्ठान किया था जिसमें उनके कुल की शक्ति को बनाए रखने के लिए हर 3 पीढ़ी में एक वध जरूरी होता था। अब ये बात उन्होंने अपनी तीसरी पीढ़ी के वारिस यानी जयंत को बताई और मधुमालती की शादी उसी के तहत हुई। अब उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि उस रात जब वो वसीयत पढ़ने के लिए गेस्ट हाउस गया था तो उसने देखा था कि मधुमालती को लाल जोड़े में सजाकर लकड़ी के पलंग पर लेटाया गया था। उसके चारों तरफ आग की लकीर बनाई गई थी और 7 आदमी वहां काले कपड़े पहनकर संस्कृत में कुछ बड़बड़ा रहे थे। उसने कहा कि मैं वहां वसीयत पढ़ने नहीं बल्कि गवाह बनने के लिए बुलाया गया था, ताकि मधुमालती का मुंह बंद रखा जा सके और जो अनुष्ठान हो वो पूरे नियम से पूरा हो। अब उस वक्त मेरी रूह कांप गई जब उसने कहा कि मैं उन 7 लोगों में से एक था, और आज भी मेरी नींद में मधुमालती मुझे देखकर पूछती हैं, तू वहां क्यों था? अब उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब तक मैं ये सोच रहा था कि शायद वो सिर्फ गवाह रहा होगा, लेकिन उसकी जुबान से जब ये निकला कि मैं भी उसमें शामिल था तो मुझे समझ आ गया कि ये कहानी एक आत्मा की नहीं बल्कि एक पूरे कुल के पापों की है, और वो आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं चाहती बल्कि उन्हें वापस उसी आग में खींच रही है। अब मैंने उससे पूछा कि क्या कोई रास्ता है इस सब को खत्म करने का, तो उसने धीरे से कहा कि बस एक ही तरीका है, तुझे कमरा नंबर 13 में उस लकड़ी के पलंग को फिर से आग लगानी होगी, ठीक उसी दिन जिस दिन मधुमालती को मारा गया था, और वो दिन है 15 नवंबर। अब जब मैंने मोबाइल में तारीख देखी तो उसमें लिखा था 9 नवंबर, यानी कि मेरे पास अब सिर्फ 6 दिन थे। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं अकेले ये कर सकता हूं, तो वो बोला नहीं, तुझे उसी के खून के वंशज की जरूरत पड़ेगी। और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मायरा का कोई रिश्ता सेन परिवार से रहा है। अब उसके ऐसा पूछने पर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि मुझे याद आया कि कॉलेज के वक्त मायरा एक लड़के के साथ रिलेशन में थी और उसका नाम था जय, और वो हमेशा खुद को जयंत सेन की 7वीं पीढ़ी का वारिस बताता था। अब ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं, और अब मैं वहां से उठकर सीधा गेस्ट हाउस की तरफ भागा, क्योंकि मुझे अब मायरा से ये बात पूछनी थी कि जय कौन था और क्या वो कभी इस गेस्ट हाउस में आया था। अब जब मैं गौतम राही की कोठी से भागकर सीधा वापस गेस्ट हाउस की ओर निकला तो मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थीं कि सीने के अंदर हल्की हल्की थकान और डर दोनों महसूस हो रहे थे। लेकिन अब इस डर से भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो कुछ मेरे और मायरा के साथ हो रहा था वो सिर्फ डराने भर के लिए नहीं था, बल्कि उसे किसी अधूरे काम को पूरा करवाना था। मैं अब समझ चुका था
कि हम दोनों को यहाँ लाकर सिर्फ डराया नहीं जा रहा था, बल्कि इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इस्तेमाल उस रिवाज का हिस्सा था जो 100 साल पहले शुरू हुआ था। अब जैसे जैसे मैं गेस्ट हाउस के पास पहुंचा तो देखा कि आसमान पर काले बादल मंडराने लगे हैं और हवाओं की रफ्तार कुछ ज्यादा ही बदल गई है। गेस्ट हाउस के आसपास पेड़ों की टहनियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं और हवा की आवाज में अब एक रुदन जैसा एहसास आने लगा था, जैसे कोई औरत दूर पहाड़ियों के बीच बैठकर रो रही हो। अब मैं जैसे ही अंदर गया तो देखा कि मायरा खिड़की के पास खड़ी है और उसकी आंखें नीचे घाटी की तरफ लगी हुई हैं। मैंने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ बोले उसके पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो थकान थी वो किसी रात की नहीं बल्कि सदियों की लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तू ठीक है? तो उसने बिना बोले गर्दन हिलाई और खुद से कहने लगी कि अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब उसके इस तरह खुद में डूबे होने से पहले मैंने बात को वहीं से शुरू किया जहां गौतम राय ने खत्म की थी। मैंने उससे पूछा, मायरा तुझे जय याद है? तो वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ क्यों? अब उसके ऐसा कहने पर मैंने कहा, तेरे मुंह से तूने कभी उसका पूरा नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे याद है वो अपने आप को सेन खानदान का वारिस बताता था ना। अब ये सुनते ही उसका चेहरा बदलने लगा। वो पीछे हट गई और उसकी आंखें मुझसे टकराई तो उनमें अजीब सा डर भर आया, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ वो कहता था कि उसका दादा किसी राजा की वंशावली से था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आशीष तू ये सब क्यों पूछ रहा है? अब मैंने उसके सामने पूरे बात रख दी कि जय यानी कि जयंत सेन की 7वीं पीढ़ी वो भी एक बार इसी कसौली के इलाके में किसी शादी में आया था और उसी दौरान एक रात अचानक गायब हो गया था। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी गेस्ट हाउस के पास की मिली थी और अब तक कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ गया। अब ये सब सुनकर मायरा का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, एक बात मैंने कभी किसी से नहीं बताई थी, लेकिन अब शायद बताना पड़ेगा। जय जब मेरे साथ था तब एक बार उसने मुझे कहा था कि मेरी आंखों में एक धागा है जो राठौर वंश की महिलाओं से मिलता है, और उसने ये भी कहा था कि अगर हम शादी करें तो शायद वो अनुष्ठान दोबारा पूरा हो सकता है। मैंने तब मजाक समझा था, लेकिन एक बार वो मेरे बालों से खून की एक बूंद निकालने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने की सोच रहा था। अब उसकी ये बात सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि मायरा सिर्फ इस गेस्ट हाउस की एक अतिथि नहीं थी, बल्कि वो एक कड़ी थी उस अधूरे अनुष्ठान की जिसे जय पूरा करने आया था, और शायद इसी वजह से उसकी मौत हुई। अब मेरी आंखों के सामने वो सब तेजी से दोहराने लगा। मधुमालती की आत्मा बार बार दुल्हन की तरह सजना, वो कमरा नंबर 13 का खुल जाना, मायरा पर आत्मा का साया चढ़ना और जय का गायब होना, ये सब एक ही लकीर में जुड़े हुए थे। और अब मुझे समझ आ गया था कि मधुमालती ने जो कहा था, मुझे तेरा हिस्सा चाहिए, वो दरअसल मायरा के जरिए उसी कुल का खून मांग रही थी जिससे उसे मारा गया था। अब मैं उसकी तरफ मुड़ा और सीधा बोला, हम दोनों को यहां से जाना होगा, लेकिन उससे पहले उस कमरे में आग लगानी होगी। उस पलंग को उसी दिन उसी वक्त जलाना होगा जब उसे जलाया गया था, तभी शायद ये सब रुक सकता है। अब उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी, लेकिन उसने मेरी बात सुनी और धीरे से हामी भर दी। अब मैंने मोबाइल उठाया और फिर से वो तारीख देखी। आज 10 नवंबर था और हमें 15 नवंबर तक का इंतजार करना था, लेकिन इस बीच क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। और जैसे ही मैंने उठकर कमरे की खिड़की के बाहर देखा तो दूर कोहरे के बीच एक औरत की परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे हमारी तरफ देख रही थी। अब जब 15 नवंबर से बस एक दिन बाकी था तो पूरा गेस्ट हाउस एक अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ लगने लगा था। दीवारों की सीलन अब पहले से ज्यादा गाढ़ी हो गई थी और जो कमरे कभी खाली थे अब उनमें से भी रात को किसी के चलने की आवाज आने लगी थी। पिछले 3 दिन से हम दोनों ने सिर्फ इसी कोशिश में खुद को बांधे रखा कि किसी तरह यह वक्त कट जाए, लेकिन हर दिन के साथ कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। मायरा की तबीयत भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसका शरीर अब जल्दी थकाने लगा था। उसके बाल रात को सोते वक्त खुद ब खुद उलझने लगे थे, और एक रात तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो नींद में उठकर कमरा नंबर 13 के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं,
लेकिन उसके चेहरे पर वो ही शांत डर था जो मधुमालती की तस्वीर में था। अब मुझे समझ आ गया था कि अब जो कुछ भी बचा है वो बस आखिरी रात को खत्म हो सकता है, और उसके लिए जो तैयारी करनी थी उसका कोई लिखा नियम नहीं था। ये किसी तंत्र की तय प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अधूरी रस्म थी जो कभी शब्दों में नहीं लिखी गई, बल्कि उन दीवारों में बंद थी जहां से एक लड़की को उसकी शादी की रात जिंदा जलाकर मार दिया गया था। अब मैंने तय किया कि उस पलंग को दोबारा उसी जगह रखा जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। कमरे में वही लाल पर्दे, वही धूप बत्ती, वही टूटे हुए झूमर के नीचे का हिस्सा, और सबसे जरूरी वो पलंग जिस पर वो रात गुजरी थी। और इन सब चीजों का इंतजाम करना अपने आप में एक डर से भरी लड़ाई थी, क्योंकि कमरे में जाते वक्त अब ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। एक बार तो जब मैं पलंग खींचकर कमरे के बीच में रख रहा था तो मेरी कमर के पीछे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से अपनी उंगलियों से मेरी पीठ छुई हो। मैंने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उस एहसास ने उस पलंग से मेरा हाथ छुड़ा दिया और वो जमीन पर जोर से गिरा। तब मायरा भागकर अंदर आई और बोली, कुछ महसूस हुआ ना? मैंने उससे झूठ नहीं कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसी वक्त तय किया कि अब डर से भागने का सवाल नहीं, अब जो करना है उसे पूरा करना है। रात करीब आ रही थी और हवाओं में फिर से वही झुनझुनाहट सुनाई देने लगी थी जैसे पहले दिन सुनी थी। कमरे के बाहर खड़े पेड़ों की टहनियां अब बार बार खिड़कियों से टकरा रही थी और दीवारों पर हल्की हल्की छायाएं चलने लगी थीं। उस रात मैंने पूरी रात जागकर बिताने की सोची, लेकिन करीब 2:30 बजे के आसपास मेरी आंख लग गई और जब उठकर देखा तो मेरी बगल में मायरा नहीं थी। मैं घबराकर उठा और पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो नहीं दिखी। फिर जब कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर का कॉरिडोर पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अब मेरी सांसें तेज होने लगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि कहीं फिर से वही सब शुरू तो नहीं हो गया। मैंने धीमे कदमों से कमरे नंबर 13 की तरफ बढ़ना शुरू किया और जितना उसके पास पहुंचता गया उतनी ठंड बढ़ती गई। और फिर जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि वो खुला हुआ है और उसके अंदर से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही है। अब मेरे पांव खुद ब खुद उस दरवाजे को पार कर गए और जो कुछ मैंने वहां देखा वो मैं शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। कमरे के बीचों बीच वही पलंग रखा था, उस पर मायरा बैठी थी लाल साड़ी में, और उसके चारों तरफ एक आग की रेखा बनी हुई थी जो धीमी धीमी जल रही थी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज अब भी उसकी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी औरत की थी। औरत जो गुस्से में थी, पीड़ा में थी और अपनी सजा का हिसाब मांग रही थी। अब मैंने तेज कदमों से आगे बढ़कर उस आग की रेखा में घुसने की कोशिश की तो एक जोर की झटका मेरे सीने से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने हल्की हल्की धुंध छाने लगी और मुझे अपने कानों में वही नाम सुनाई देने लगा, जयंत, वापस दे मुझे तेरी नस्ल का हिसाब, जिसने लिया था वो अब देगा। फिर अचानक मेरे सामने एक चेहरा उभरा, वही मधुमालती। लेकिन इस बार वो तस्वीर जैसी नहीं थी, वो जली हुई नहीं थी, बल्कि अब उसके माथे पर सिंदूर, कानों में झुमके और आंखों में गुस्से की जगह एक अलग तरह की शांति थी। लेकिन वो शांति सुलह की नहीं थी, वो किसी के लौटने की प्रतीक्षा जैसी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बिना मुंह हिलाए बोली, अब सिर्फ आग ही फैसला करेगी। और तभी कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब जब दरवाजा खुद से बंद हो गया और कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कब्र की तरह बंद हो चुके कमरे में सांस ले रहा हूं, जहां सिर्फ एक झिलमिलाती लाल रोशनी थी जो पलंग के नीचे जलती हुई उस आग की रेखा से आ रही थी। मायरा अब भी उसी पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी गर्दन अब धीरे धीरे हिल रही थी जैसे कोई संगीत उसकी नसों में बह रहा हो। लेकिन वो कोई आम संगीत नहीं था, वो उन शब्दों का दोहराव था जो मैंने कभी सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं जमीन से उठकर धीरे धीरे उस आग की रेखा के पास पहुंचा और अपनी हथेली से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ नजदीक गया तो एक तीखी गर्मी की लहर मेरी नसों के आर पार हो गई। ऐसा लगा जैसे ये आग सिर्फ जल नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान को परख रही है जो इस सीमा को लांघना चाहता है। अब मैंने वो पुराना लोहे का स्टूल उठाया और उसी के सहारे आग को थोड़ा किनारे सरकाकर पलंग तक पहुंचा। मायरा की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं,
लेकिन उसका शरीर अब भी गर्म था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा नाम नहीं मिटेगा, जो जलाया गया था अब वहीं जलाएगा। अब यह सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि उस आवाज में अब भी उसकी आत्मा थी, लेकिन जुबान किसी और की थी। अब उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मधुमालती, सुन रही है ना? जो तू चाहती है वो बता, तड़पाने से कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे इतना बोलते ही कमरे के कोने से एक गहरी गूंज उठी, जैसे किसी ने बहुत दूर से पुकारा हो, और वो आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही हो। अब कमरे की दीवारों पर हल्की सी कंपन होने लगी। झूमर खुद से हिलने लगा और कमरे की लकड़ी की पॉलिश में दरारें आने लगी। अब मैंने देखा कि सामने की दीवार पर अचानक से वही तस्वीर उभरने लगी जो मैंने पहली बार इस गेस्ट हाउस में देखी थी। लाल जोड़े में बैठी हुई मधुमालती, लेकिन इस बार तस्वीर नहीं बल्कि उसकी छाया वहां थी, एकदम असली, एकदम जीवित। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और बिना होंठ हिलाए मेरी आंखों में घुस गई। फिर वो झुकी और मायरा के कान में कुछ कहा, और तभी मायरा की आंखें खुल गईं। लेकिन वो आंखें अब उसकी नहीं थीं। उनमें एक बुझा हुआ सूरज जैसा कोई अजीब उजाला था, जो चमक नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ फूंक रहा था। अब मैंने उससे कहा, अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे ले ले, इसे छोड़ दे। लेकिन उसने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और पलंग से उतरकर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर लाल साड़ी एकदम कसकर चिपकी हुई थी। उसकी पीठ पर 3 जलने के निशान थे, जो शायद उसी आग की रेखा से उभरे थे, और उसकी आंखों से एक कतरा खून टपक कर जमीन पर गिरा। अब मुझे समझ आ गया कि ये कोई आत्मा नहीं जो सिर्फ डरा कर चली जाएगी। ये कोई कहानी नहीं जो पुरानी होकर धुंधला जाएगी। ये एक ऐसी औरत की सजा है जो कभी पूरी हुई ही नहीं, और उसकी मौत अब भी अधूरी है। अब कमरे का तापमान बढ़ने लगा, हवा जलने जैसी महसूस होने लगी, और मेरे सामने वही पुराना पलंग अब खुद ब खुद जलने लगा। उसमें से धुआं नहीं बल्कि राख की शक्ल में चीखें निकल रही थीं, जैसे कोई अंदर से अब भी चिल्ला रहा हो, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। फिर अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो अब पूरी तरह बंद नहीं था। थोड़ी सी दरार खुली हुई थी और उसके उस पार मुझे एक चेहरा दिखा। वो नेगी था, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा मैंने पहली बार देखा था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा पूरी तरह काला और होंठों पर खून सूख चुका था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा हुआ था जैसे इंतजार में हो, और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। अब मुझे समझ आया कि शायद वही था जिसने दरवाजा खोला, वही था जो गेस्ट हाउस का दरबान नहीं बल्कि इस कहानी का पहरेदार था, और वो अब चाहता था कि सब कुछ खत्म हो। अब मैंने हिम्मत जुटाकर मायरा के पास जाकर उसे गले से पकड़ लिया और जोर से कहा, अगर तुझे मेरी जरूरत है तो मुझे ले, लेकिन इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। और तभी उसकी आंखों से आंसू की जगह एक पतली आग की लकीर बहने लगी, जो सीधे जमीन तक आई और आग की रेखा से जुड़ गई, और वो रेखा अब अचानक एक घेरा बनाकर पूरे कमरे में घूमने लगी। मेरी आंखों के सामने चारों तरफ आग की दीवार उठ चुकी थी, और उन दीवारों के बीच से मधुमालती की आवाज आई, जिसने मुझे मारा था उसका खून आजाद घूम रहा है, उसे लाना होगा, तभी ये आग शांत होगी। अब ये सुनते ही मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं था। ये एक डिमांड थी, बलिदान की, और वो बलिदान अब किसी आत्मा या रिवाज से नहीं बल्कि इंसान के खून से पूरा होगा। अब जब आग पूरे कमरे के घेरे में फैल चुकी थी और मायरा बीचों बीच खड़ी थी, तो मुझे साफ दिख रहा था कि उसकी सांसें अब भी चल रही थीं, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं रह गया था जैसा उस दोपहर तक था। वो ना तो डर में थी ना होश में, बल्कि एक अजीब सी शांति में थी। मगर उस शांति में कुछ ऐसा था जो देखने से ज्यादा महसूस करने लायक था, जैसे कोई बहुत पुराना डर जो अब चेहरे पर स्थायी हो गया हो। अब मैं धीरे धीरे उस आग की तरफ फिर से बढ़ा, लेकिन इस बार मुझे कोई झटका महसूस नहीं हुआ। यानी कि अब जो कुछ भी था वो शायद मुझे ही उस घेरे के भीतर खींच रहा था। अब जब मैं उसके बिल्कुल पास पहुंचा तो देखा कि उसकी आंखों के कोनों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे, मगर वो आंसू गर्म नहीं थे बल्कि ठंडे थे, जैसे कई सालों से जमी हुई तकलीफ अब पिघल रही हो। मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और वो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी।
सुनने पर पता चला कि वो बार बार एक ही लाइन दोहरा रही थी। उसने मुझे छोड़ दिया था, अब तुझे छोड़ने नहीं दूंगी। अब ये लाइन सुनकर मैं समझ गया कि ये मधुमालती की ही आवाज थी और अब उसने पूरे तरीके से मायरा के जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब मैं खुद से ये सवाल करने लगा था कि अगर ये कहानी सिर्फ बदले की होती तो वो कब की खत्म हो गई होती, लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था। ये किसी अधूरी रात का, किसी अधूरी जिंदगी का और सबसे ज्यादा किसी अधूरे दर्द का एक ऐसा सिलसिला था जो बस तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक उसका वो हिस्सा वापस न मिले जो उसे छीन लिया गया था। और उस हिस्से का नाम अब साफ हो चुका था, जय। पर वो तो मर चुका था, गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। मगर अब जब मेरी नजर मायरा के कान पर गई तो वहां एक छोटा सा झुमका लटक रहा था जो उस दिन भी उसके पास नहीं था। और अब उसे देखकर मैं कांप गया, क्योंकि वही झुमका मैंने मधुमालती की पुरानी तस्वीर में देखा था। मैंने उससे पूछा कि ये कहां से आया, तो उसकी आवाज में मधुमालती बोली, ये उसने पहनाया था उसी रात जब उसने कहा था कि मैं अब तुम्हारी नहीं रह सकती। अब ये सब सुनकर मैं एक पल को समझ नहीं पाया कि मधुमालती जय से बदला क्यों लेना चाहती है, जबकि उसी से तो उसकी शादी हुई थी। मगर जब मेरी आंखें कमरे के कोने में रखी पुरानी संदूक पर गई जिसे कभी खोला नहीं गया था और मैंने उसे खोलने की कोशिश की, तो उसमें जो मिला वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। एक पुराना शादी का कार्ड जिस पर लिखा था, जयंत सेन की शादी अंजलि वर्मा के साथ, यानी कि मधुमालती से नहीं। अब ये देखकर मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि दरअसल हुआ ये था कि मधुमालती से जय ने वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, मगर उसके घर वालों के दबाव में आकर उसने उसी दिन किसी और से शादी कर ली थी और मधुमालती को रात के उसी गेस्ट हाउस में छोड़ दिया गया था जहां सब इंतजाम पहले से कर दिए गए थे। मगर उस वक्त गुस्से, अपमान और हार का जो जहर उसके भीतर भरा गया, वो सिर्फ उसकी आत्मा को नहीं, उस जगह को भी जला गया। और अब जो कुछ भी हो रहा था वो दरअसल उसी धोखे की सजा थी। मगर जय अब था नहीं और वो आत्मा अब जय का हिस्सा मायरा में खोज रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मायरा कभी जय के साथ थी, इसीलिए नहीं कि वो मायरा से कुछ चाहती थी, बल्कि इसीलिए कि वो मायरा को उसके जरिए दोबारा उसी जगह पहुंचा सके जहां से उसकी कहानी टूटी थी। अब मैंने मायरा से कहा कि अगर तुझे मेरा खून चाहिए, तुझे मेरी सांसें चाहिए तो ले ले, लेकिन इसे छोड़ दे, अब बहुत हो चुका। मगर तब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हुईं और उसके मुंह से एक धीमी सी चीख निकली और कमरे की आग की रेखा खुद ब खुद बुझ गई। दरवाजा फिर से खुल गया और बाहर से आने वाली ठंडी हवा ने पूरे कमरे को एक झटके में थाम लिया। मायरा जमीन पर गिर पड़ी और उसके माथे पर पानी जैसी कुछ बूंदें जम चुकी थीं। मैं उसके पास गया और जैसे ही मैंने उसे उठाया तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने सिर्फ एक बात कही, उसने मुझे धोखा दिया था, तुमने नहीं दिया। और उसके बाद वो बेहोश हो गई, मगर उसकी सांसें अब नॉर्मल थीं, उसकी धड़कन अब तेज नहीं थी और उसकी आंखों की लालिमा भी गायब थी। यानी कि शायद मधुमालती अब पूरी तरह जा चुकी थी। मगर अब जो रह गया था वो मैं था और मेरे भीतर जो कुछ बीता वो शायद किसी और को कभी न समझ आ सके। लेकिन ये बात मैं आज तक मानता हूं कि उस रात, उस पल, उस कमरे में अगर मैंने एक भी बात झूठ बोल दी होती तो शायद मैं या मायरा कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। अब जब सुबह की हल्की धूप गेस्ट हाउस के खिड़कियों से झांक रही थी तो कमरे की हालत ऐसी लग रही थी जैसे बीती रात कोई जलजला यहां से गुजरा हो। पलंग आधा जला हुआ था, दीवारें जगह जगह से काली पड़ चुकी थीं और जमीन पर राख की कुछ लकीरें ऐसी बनी हुई थीं जो अब भी एक शक्ल जैसी दिख रही थी। अब जब मैंने मायरा को उठाया तो उसका बदन ठंडा था, मगर सांसें ठीक चल रही थीं। वो अब भी बेहोश थी, मगर उसके चेहरे पर वो तनाव नहीं था जो पिछले 3 दिनों से साफ दिखता रहा था। अब मैं उसे धीरे से उठाकर लोभी में ले आया और वहीं सामने रखे एक पुराने लकड़ी के सोफे पर लिटा दिया। बाहर अब भी हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकावट थी, जैसे कोई बहुत पुरानी जंग अब रुक गई हो। अब मैं खुद चुपचाप जाकर सामने वाली दीवार के पास बैठ गया, जहां वो पुराना कैबिनेट रखा था, जिसमें गेस्ट हाउस की फाइलें, रजिस्टर और पुराने रिकॉर्ड रखे रहते थे। मैंने यूं ही बैठे बैठे वो दराज खोला और एक रजिस्टर निकाला।
शायद ये सोचकर कि कुछ तो होगा जो इस जगह की कहानी को और साफ कर सके। लेकिन जब मैंने उस रजिस्टर को पलटना शुरू किया तो शुरू में सब नॉर्मल दिखा, नाम, पता, तारीख, चेक इन और चेकआउट। लेकिन जब मैं पीछे के पन्नों तक पहुंचा तो एक ऐसी एंट्री दिखी जिसने मेरी रूह एक बार फिर से जकड़ दी। उसमें लिखा था, नाम माया सेन, ठहराव 3 दिन, कमरा नंबर तरह, दिनांक 15 नवंबर 1990। अब ये पढ़ते ही मैं जैसे भीतर तक सुन्न हो गया, क्योंकि उस वक्त मायरा की उम्र मुश्किल से 2 साल रही होगी, यानी कि ये नाम उसी के घर से जुड़ा है। मगर माया सेन कौन थी? अब मैंने उसी रजिस्टर को और पलटा और पाया कि माया सेन के साथ एक और नाम लिखा था, विक्रम सेन, जो रिश्ते में पिता लिखा था। अब चीजें फिर से उलझने लगी थीं। मैंने तुरंत उठकर मायरा को जगाने की कोशिश की और जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुली तो सबसे पहला सवाल मैंने उससे यही पूछा कि क्या कभी उसके घर में कोई माया नाम की औरत थी, शायद बुआ या दादी। तो उसने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, मेरी मम्मी का नाम माया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो कभी कसौली आई थी। उन्हें पहाड़ों से बहुत डर लगता था। अब उसके इतना कहते ही मैं समझ गया कि ये डर यूं ही नहीं था, बल्कि उस डर की एक परछाई इस जगह पर भी छूटी हुई थी। यानी कि मधुमालती की कहानी तो एक चेहरा थी, लेकिन गेस्ट हाउस के उस कमरे में सिर्फ वही नहीं थी जिसने जलाया गया था, बल्कि सालों में इस जगह ने कई और साए अपने भीतर खींच लिए थे। और शायद उस रात जो आग जली थी वो सिर्फ मधुमालती की आत्मा को मुक्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी अधूरी चीखों को बाहर निकालने के लिए थी जो इस कमरा नंबर 13 की दीवारों में कैद थी। अब मुझे ये भी समझ आने लगा कि जब पहली बार दरवाजा खुला था तब भी हवा में सिर्फ एक ही नहीं, कई तरह की आवाजें थीं। और अब जाकर साफ हुआ कि गेस्ट हाउस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कब्र है। एक ऐसी जगह जहां समय के साथ लोगों ने अपने डर, धोखे, अधूरे रिश्ते और गुम हो चुकी कहानियां दफन कर दी हैं। अब मैंने तय किया कि यहां रुकना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ इस कमरे से निकलकर हमारे साथ हुआ है वो अब थम तो गया है, लेकिन उसके निशान शायद जिंदगी भर नहीं जाएंगे। मैंने मायरा से कहा कि हम आज ही निकलेंगे। वो बिना कुछ बोले तैयार हो गई। हम दोनों ने अपने सामान समेटा और जब आखिरी बार गेस्ट हाउस के मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो दरवाजे के ठीक ऊपर जो नाम की तख्ती लगी थी उस पर अब भी धूल जमी हुई थी। मगर जब मैंने उसे साफ किया तो उसमें लिखा था 13वां गेस्ट हाउस। जो अंदर आया वो पूरा नहीं निकला। अब वो लाइन पढ़कर मेरी सांसें कुछ पल के लिए थम गई, मगर फिर मैंने देखा कि सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पहले दिन पार्किंग में दिखा था, नेगी। अब जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो चुपचाप मुस्कुराया और सिर्फ एक बात बोला, कभी वापस मत आना। जो आग यहां बुझी है वो दोबारा जली तो कोई भी नहीं बचेगा। और उसके इतना कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। हम दोनों सड़क पर आ गए और पीछे मुड़कर देखा तो गेस्ट हाउस अब भी वहीं था, मगर उसकी खिड़कियां अब बिल्कुल काली थीं, जैसे अंदर अब कुछ नहीं बचा, या फिर जो बचा है वो किसी अगले आने वाले के लिए बचा रखा गया है। अब जब उस रात के बाद कई महीने बीत चुके हैं तो मैं सोचता हूं कि क्या कुछ चीजें वाकई खत्म हो जाती हैं या बस उनके बारे में बात करना बंद कर दिया जाता है। कसौली से लौटने के बाद हमने एक दूसरे से ज्यादा किसी से बात नहीं की, ना किसी को कुछ बताया, ना ही कोई सबूत हमारे पास था कि जो हमने देखा वो सच था या बस एक लंबा डरावना सपना। मगर डर की बात यह है कि कुछ चीजें सबूत की जरूरत नहीं छोड़ती। वो खुद में इतने गहरे उतर चुकी होती हैं कि उनकी परछाई हर दिन साथ चलती है। अब जब मैं दिल्ली वापस आ गया हूं अपनी उसी पुरानी रूटीन में, कॉलेज, काम, दोस्त, सब कुछ वही है, मगर मैं वही नहीं हूं। मैं अब भी कई बार रात को उठकर खुद को कमरे के कोने में खड़ा पाता हूं। कभी ऐसा लगता है जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, बस देख रहा है, कुछ बोलता नहीं। और हाँ, ये सब अब भी होता है। भले मायारा अब ठीक है, वो अपनी जिंदगी में वापस लौट चुकी है, मगर कभी कभी उसकी आंखों में एक थकावट सी दिखती है, जैसे वो अब भी अपने अंदर कुछ छिपाए बैठी है, कुछ ऐसा जो ना उसने कहा और ना मैंने पूछा। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि उससे पूछूं कि क्या वो अब भी उस रात को याद करती हैं, लेकिन हर बार उसने सिर्फ इतना ही कहा, सब खत्म हो गया ना। और मैं भी बस सिर हिलाकर कह देता हूं, हाँ, मगर सच ये है कि सब खत्म नहीं हुआ, बस ठहर गया है एक कोने में, जहां से अब भी कभी कभी हल्की सी आवाज आती है, कभी किसी पुराने गाने की धुन, कभी किसी लड़की की हंसी,
और कभी वो सन्नाटा जो उस कमरा नंबर 13 में हर दीवार से टपकता था। अब जब मैं अपने कमरे में बैठा हूं, रात के करीब 3 बज रहे हैं, बाहर की सड़कें खाली हैं और मैं इस वक्त फिर से वही सब लिख रहा हूं जो मैंने जिया। शायद ये सब लिखकर ही मैं इससे बाहर निकल सकूं। शायद ये कहानी कहने से वो कमरा मेरी यादों से थोड़ा दूर हो जाए। मगर तभी मेरी नजर सामने की टेबल पर रखी उस पुरानी फाइल पर पड़ती है जो मैं कसौली से लाया था। उसमें गेस्ट हाउस की एक फोटो रखी थी, पुरानी धुंधली सी, शायद 100 साल पहले की। मगर उसमें जो चीज मुझे अब जाकर दिखी वो पहले कभी नहीं दिखी थी। उस फोटो में खिड़की के पीछे एक चेहरा झांक रहा था, वही चेहरा जिसे मैंने कमरे में देखा था। लाल जोड़ा, बुझी आंखें और जली हुई कलाई, और तस्वीर के नीचे लिखा था, मधुमालती राठौर, आखिरी रात। अब ये देखकर मेरी उंगलियां कांपने लगी, क्योंकि ये तस्वीर कभी मैंने देखी ही नहीं थी और ना ही ये उस फाइल में पहले से थी। यानी कि ये किसी ने यहां रखी है या फिर खुद आ गई हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि कुछ आत्माएं सिर्फ बदला लेने नहीं आती, कुछ आत्माएं खुद को दोहराने आती हैं बार बार, ताकि वो कहानी कभी ना खत्म हो। और उस रात कमरा नंबर 13 में जो आग बुझी थी, शायद वो सिर्फ कुछ समय के लिए थी, क्योंकि जो जलाया गया था उसका हिस्सा अब भी किसी न किसी में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले कार्तिक, टीना और कविता हैं हरियाणा से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, पूनम हैं सोनीपत से, ताजीम अख्तर हैं यूके से, एमडी फोसल हैं बांग्लादेश से, रीत हैं होशियारपुर से, सुब्रात राणा हैं नेपाल से, रोक हैं उत्तराखंड से, उन्नत हैं बिहार से, अनिश भगत हैं नागपुर से, दीपक चौधरी हैं पालमपुर सालन हिमाचल प्रदेश से, आदिल खान हैं सऊदी अरब से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, सुरजीत सिंह हैं पंजाब से, अमित कुमार हैं दिल्ली से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, जीना वसीम हैं दुबई से, दीपक हैं कानपुर से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, राजेंद्र और सुरेंद्र हैं ओडिशा से, नासिर और आजम हैं दुबई से, जसराज मारवाड़ी हैं राजस्थान से, नरेश कुमार लोधी हैं भोपाल से, अनोखे लाल हैं यूपी से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, कैलाश तुमर हैं गुजरात से, दिव्या और रोहन कुशवाहा हैं इंदौर से, नौशाद आलम हैं वेस्ट बंगाल से, रावजी हैं छत्तीसगढ़ से, पंकज बागले हैं बंगाल से, माही हैं रांची झारखंड से, एमडी इफ्तिखार हैं बिहार से, भूपेंद्र राठौर हैं अहमदाबाद गुजरात से, गुरजीत सिंधु हैं फिरोजपुर पंजाब से, अबिद शाह हैं मुरादाबाद से, पंकज कुंवर हैं लखनऊ से, ललित मंडल हैं मधुबनी बिहार से, राजेश कन्हार हैं ओडिशा से, अभिजीत नायक हैं गोवा से, मोनिका शुक्ला हैं भोपाल से, ममता शैलेश सिंह हैं अलीगढ़ से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, पूनम हैं जमशेदपुर से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, बिरंजय, नीतू, विवेक और अभिषेक प्रजापत हैं हावड़ा से, अनिता शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, संगीता हैं बलिया से, राहुल चौहान हैं महाराष्ट्र से, सुष्मिता यादव हैं आजमगढ़ से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, जीनत परवीन हैं पटना बिहार से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, मोहन हैं झारखंड से, चांद बाबू हैं यूपी से, डीके बोरो हैं असम से, हजवसा बासु मत्री हैं असम से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, भुवन रामोशी हैं मुंबई से, कैलाश तुमार हैं गुजरात से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, वीरपाल नायक हैं बुचावास चूरू राजस्थान से, विजय दयाली हैं काठमांडू से, श्याम हैं मणिपुर से, सुब्रत राणा हैं नेपाल से, साकी हैं बांग्लादेश से, मनीष जैन हैं दिल्ली से, वाजिद ताबासूम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, अरविंद भाई, गीता बेन, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, मंसूरा हैं लंदन से, अयूब हासमी हैं रायबरेली से, रितु थापा हैं मीरूट से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, जैद हैं लखनऊ से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से,
अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, राजकुमार वाइबा हैं नेपाल से, तजिम अख्तर हैं यूके से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, रविंद्र पाल हैं भोपाल से, फैजान हैं मालदीव से, आयशा हैं नाइजीरिया से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, साजिद रहमान हैं गुवाहाटी से, टूटन दे हैं नागालैंड से, जिया, आहान, आलिया और हमदून हैं मालदीव से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से और सबसे लास्ट में सागर गोगालिया हैं हरियाणा से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।